मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी। जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आज आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा इस वर्ष का यह हमराही का पहला कार्यक्रम है। श्रोताओं, आप सब जानते हैं हमराही कार्यक्रम में हम लोग दिव्यांग साथियों की जिंदगी पर बात करते हैं। उन्होंने किस तरह समाज में अपने आप को स्थापित किया, किस प्रकार उन्होंने अपनी वैवाहिक आवश्यकताओं को पूरा किया, और इस सब में समाज का, परिवार का कितना योगदान रहा। आमतौर पर आप सब जानते हैं दिव्यांग साथियों को विवाह के मामले में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज उनकी योग्यता को तो भली भांति पहचानता भी है, उसको स्वीकार भी करता है, किंतु जब बात विवाह की आ जाती है तो कहीं ना कहीं समाज पीछे हट जाता है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है। ऐसे में चुनौती दोगुनी हो जाती है। तो बस यही जानने समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि दिव्यांग साथियों ने किस तरह अपनी वैवाहिक आवश्यकताओं को पूरा किया और अब वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं। आज हमारे इस हमराही कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्रीमान महेंद्र पाठक जी और ज्ञानेश्वरी पाठक जी। और महेंद्र जी और ज्ञानेश्वरी जी हमारे बीच में इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, ज्ञानेश्वरी जी, आप दोनों का हमारे इस हमराही कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को हमारा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज हमें बहुत ही प्रशंसा और बहुत ही काफी अच्छा लग रहा है कि हम आपके बीच में उपस्थित हैं। जी ज्ञानेश्वरी जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर, हमको भी बहुत खुशी हो रही है इस माध्यम से पहुंचने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो महेंद्र जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी दिव्यांगता है आपको? मैं पूर्णतः दृष्टिबाधित हूँ जी, और इस वक्त मैं इंदौर में प्राइमरी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा जी। और मेरी अपना मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, एक मध्य प्रदेश की बड़ी संस्था है, एनजीओ हमारा जी, उसके साथ भी हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो आपको ये आंखों की समस्या कब से है महेंद्र जी? ये जब मैं 3 साल का हुआ था उसी दौरान मेरी आंखें आई थी, और आंखें आने में ही धीरे धीरे पता चला, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे थे जी। तो उस समय इलाज का काफी अभाव था जी। तो परिवार की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी कि वो हमें बड़े अस्पताल ले जाएं। तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ डॉक्टर हुआ करते थे, उनको दिखाते थे हम लोग जी। और उसी के दौरान वो कुछ ट्रीटमेंट, फिर गांव में कुछ वो पेड़ पौधों की पत्तियां आंखों पे बांध देना कि गर्मी हो गई होगी आंखों पे, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है जी। तो उसके कारण फिर आंखों में पस पड़ने लग गए, यानी जिसे फुंसी वगैरह होती है ना, इस तरीके की छोटी छोटी, वो होने लगी। उसके कारण फिर आंखें में हमारी रोशनी चली गई। तो उस समय बच्चे हुआ करते थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था जी। बाद में जब धीरे धीरे बड़े हुए तब पता चला कि हमें तो दिखता ही नहीं है, तो काफी प्रॉब्लम हमें होने लगी है। आपने शिक्षण कार्य शुरू से, आपने अध्ययन जो है वो एक स्पेशल स्कूल में किया
मैंने कक्षा 1 से 5 तक अपने ग्रामीण क्षेत्र देवास जिले में संवरसी करके गांव है जी, वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई शुरू हुई थी मेरी। और वहाँ क्या था कि शिक्षक लोग, क्योंकि ब्लाइंड में अकेला जी, तो वहां पर ब्लाइंड के बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं हुआ करता था जी, तो हम लोगों को काफी दिक्कतें होती थी उसमें। और फिर क्या हुआ कि कुछ हमारे जागरूक कार्यकर्ता या साथी कहे जिन्हें जी, वो हमारे तक ग्रामीण क्षेत्र में आए वो हमारे गांव पे, तो उन्होंने कहा कि ब्लाइंड लोगों के लिए एक स्कूल है इंदौर में, मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ जी। तो फिर हम पापा और मेरे चाचा है लीलाधर, स्वर्गीय श्री लीलाधर पाठक जी, वो मुझे इंदौर में छोड़ के गए थे छात्रावास में। अच्छा। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर कुर्सी बुनाई की ट्रेनिंग हुआ करती थी जी, उसमें मुझे उस ट्रेड में एडमिशन दिलवाया। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे हम कुर्सी बुनना सीखे जी, और वहीं से रह के फिर हमारी आगे की पढ़ाई स्टार्ट हुई। अच्छा। हाँ, तो कुर्सी बुनते बुनते हमने पढ़ाई शुरू की। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर 2007 में मेरी नौकरी लगी शिक्षक के पद पे जी, और काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, समाज के कई लोगों का सहयोग लेना पड़ा। और काफी मतलब नौकरी जब हम करने जा रहे थे तो इंदौर से डेली हमें उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ा। उज्जैन से एक गांव आता है वहां पर जाना पड़ता था, तराना ब्लॉक है जी, तो उस ब्लॉक के अंदर एक गांव आता है खेड़ा चितावलिया करके जी। वहां हम लोग 3 से 4 किलोमीटर रोज पैदल भी चलना पड़ता था। बस से उतरकर इंदौर से ट्रेन में जाते थे जी, और ट्रेन से उतर के फिर बस लेते थे जी, और बस से उतर के 3, 3.5, 4 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ता था हम लोगों को जी। तो काफी प्रॉब्लम होती थी मुझे जी, लेकिन वो भी समाज का कुछ अच्छे लोगों का सहयोग मिला जी। वहां पर मेरे एक शिक्षक साथी थे जिनका नाम था रंजित परमार सर और अवध नारायण परमार जी, और एक कुशवाहा सर थे हमारे, सुदान सिंह कुशवाहा सर। ये लोग इनकी गाड़ी पे कभी रोज बिठा के लाना ले जाना 4 किलोमीटर, कभी नहीं होते तो पैदल भी जाना पड़ता था जी। तो काफी दिक्कतें भी आती थी। कहीं लोग सहयोग करते थे, कहीं नहीं करते थे जी। तो जिस तरीके से हमने 2007 से 2012 तक वहां नौकरी की, 2012 से मैं इंदौर आ गया हूँ। 2012 से आपको कठिनाइयां काफी कम हो गई? हाँ, कम तो हुई है लेकिन फिर भी समाज के सामने चुनौती तो रहती है क्योंकि समाज में आज भी ये धारणा बनी हुई है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति हमारे बीच में आके, क्योंकि सबसे मेन चीज यहाँ आती है ब्लाइंड के साथ कि वो लेखन कार्य नहीं करता है। बाकी कक्षा का संपूर्ण काम जो होता है ब्लाइंड कर लेता आसानी से। बच्चों को पढ़ाना है, उसे समझाना है, उसे किस तरीके से टीच करना है, वो सारा कर लेता है। लेकिन समाज आज भी उसी दृष्टिकोण से कि वो लिखित कार्य नहीं करता है, तो समाज आज भी उसको उस निगाहों से देखता है कि ये लेखन कार्य क्यों नहीं करता, हम लोग करते हैं, ये क्यों नहीं करता है जी। तनख्वाह ये भी लेता है, तनख्वाह हम भी लेते हैं, तो कई बार इसकी भी हमारे बीच में होती है थोड़ी बहुत चर्चाएं। तो कुछ समझदार शिक्षक होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई उनको सरकार ने नौकरी दी है, शासन ने नौकरी दी है, वो कोटे के अंतर्गत आए हैं, तो हम उनका कुछ भी वो नहीं, क्योंकि उन्हें तो इस तरीके से सरकार, वो ब्लाइंड है और ब्लाइंड कोटे में ही उन्हें नौकरी मिली है जी, तो वो कैसे लिखा पढ़ी का काम करेगा। तो कुछ समझदार शिक्षक होते हैं जो ऐसे शिक्षक को समझाते भी हैं। तो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के शिक्षक हुआ करते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं, कुछ थोड़े से वो भी रहते हैं। तो लोगों के सामने ये कमी उजागर होती है कि भाई आप जो है वो लेखन कार्य नहीं कर पाते हैं जी। आप इसको दूर करने के लिए या यूं कहें कि उनको जागरूक करने के लिए आप स्वयं क्या अतिरिक्त प्रयास किया करते हैं? वैसे हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट कुछ होते हैं जो थोड़े या तो बड़ी क्लास का हम ले लें या फिर हमारी ही जिस कक्षा में पढ़ा रहे वहां कुछ बच्चा टैलेंट होता है, उसके माध्यम से भी हम ये काम करवाते हैं। उससे बोलते हैं कि बेटा आज अपने को ये लिखना है तो आप इसको लिखकर बच्चों को दिखाएं, ये सही लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। या फिर कुछ चार्ट होते हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं कि एक बच्चा होता है कमजोर और एक अच्छा पढ़ने वाला होता है। तो पढ़ने वाले बच्चे को हम पीछे खड़ा करते हैं और जो
कमजोर बच्चा उसे आगे खड़ा करके उसे बताते हैं कि बेटा यहाँ पर आप उंगली रखिए, ये सही है या गलत है। तो बच्चा जब उसके मन से बताता है कि सर ये, फिर पीछे जो बच्चा खड़ा है वो कहता सर ये गलत है, तो फिर हम उसे बोलते कि बेटा अब इसके आगे देखो और पीछे देखो, बीच में कौन सा शब्द आ रहा है। तो कई बार हम वो बताते हैं और काफी वो प्रयास भी हमारे कहीं मतलब सराहे गए हैं। और इस बारे में मुझे कहीं अधिकारी बोल के भी गए कि सर आपकी पढ़ाने की जो वो है टीच बहुत अच्छी है, थीम्स जो पढ़ा रहे हैं आप उससे अच्छा लग रहा है। कहीं बच्चे भी बताते हैं कि सर के माध्यम से हम काफी कुछ सीख पाए हैं। वो प्राइवेट स्कूल से आए थे बच्चे, आज वो मेरे साथ सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और काफी खुश बच्चे हैं वो आज। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि मुझे भी नए कोई प्रयास करना चाहिए। तो नई नई चीजें कुछ माध्यम से सीखते हैं आजकल, क्योंकि मोबाइल भी है और कुछ समाज के साथियों के साथ भी बैठकर कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मेरा पूछने का उद्देश्य ये था सर कि हमारी जो कमी है वो आमतौर पर, यानी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की जो कमी है या कमजोरी है वो दिखाई देती है, तो लोगों को लगता है कि ये कमी है जी, लेकिन सच्चाई ये है कि कमी हर एक के अंदर होती है। जी सर, है ना। तो कभी आपने ये अपने आप से ये सोचने की कोशिश की कि यार ये जो मेरे दूसरे साथी हैं, मेरे में तो चलो ये कमी है लेकिन इनमें भी कोई ना कोई कमी है, और उनकी कमी को आप अपनी ताकत बना लें? हमने ये भी प्रयास किए सर। क्या होता है कि मैं अपने समय पे स्कूल पहुंचता हूँ और स्कूल जाने के उपरांत क्या होता है कि ब्लाइंड व्यक्ति जब अपने कार्यस्थल पर पहुंचता है तो वो कार्यस्थल से तभी निकलेगा तब उसका छुट्टी का टाइम होता है ना। और सामान्य व्यक्ति क्या होता है कि उनके पास गाड़ी होती है, तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मैं संकुल होके आया, मैं बीआरसी कार्यालय जा रहा हूँ या अन्य कोई कार्य बता देते हैं, और एक आधे लंच में जा रहा हूँ तो लंच मतलब ये सोचो कि लंच में उनका पूरा ही हो जाता कभी तो। और कभी ये स्थिति बनती है कि उन्होंने सुबह कह दिया कि मैं थोड़ा 10 मिनट लेट आ रहा हूँ, पता चला कि वो 12 बजे आ रहे हैं, 10:30 के बाद आना चाहिए, तो वो सीधे 12-1 बजे आते हैं। तो ये लोगों के अंदर कमियां हैं, लेकिन ये ब्लाइंड व्यक्ति यदि बोलता है तो उन्हें किसी भी रूप में, क्योंकि उनके ब्लाइंड अकेला होता है वहां पर, तो अन्य शिक्षक उनका सहयोग कर देते हैं, नहीं नहीं ये ठीक है, वो मेरे को बोला था सर ने थोड़ा लेट आने का। तो ये उनके लिए चलता है लेकिन ब्लाइंड के लिए नहीं चलता है। नहीं चलता। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं अपनी बात को। जैसे मान लीजिए कि विभाग के जो नियम है ना, विभाग की जितनी भी लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारियां हैं, या देश दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी हो सकता है एक विषय, तो ऐसे विषयों को अपने अंदर आत्मसात करके कहीं ना कहीं हम जहां पर वो लोग फंसते हैं वहां पर एक दृष्टिबाधित साथी तुरंत अगर उस वो नियम को, उपनियम को, या जहां पे जिस प्रश्न पर वो अटक रहे हैं उसका समाधान दे दे, तो आपको नहीं लगता कि उनको लगेगा कि हाँ यार ये इनको तो इतनी सारी जानकारी है? नहीं, वो मानते हैं सर इस बात को कि ब्लाइंड लोगों को जानकारी अधिक होती है, लेकिन क्या होता है कि कहा छोटी सी की चींटी तो हाथी के सामने बराबर ही है जी। तो वही स्थिति कि ब्लाइंड कितना भी अच्छा उनके सामने कार्य कर दे, वो भी फिर भी उनके सामने तो ब्लाइंड फीका ही है। जी जी जी। उसी दृष्टिकोण से देखेंगे कि आप कितना भी अच्छा कार्य कर दे। जी जी जी। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव बता रहा है। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल वही आपका अनुभव ही जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो बातचीत का सिलसिला यहाँ पर ज्ञानेश्वरी जी से आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानेश्वरी जी, आप बताएं जरा कि आपने कहाँ तक अध्ययन किया है और आपको भी कोई दिव्यांगता है अथवा नहीं है, ये जरा सा हमारे सुनने वालों को बताएं। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं ज्ञानेश्वरी पाठक इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ जी। सर मेरा मतलब पढ़ाई तो महाराष्ट्र से हुई है। जी जी। तो महाराष्ट्र से मैंने पहली कक्षा से 12वीं तक के सामान्य स्कूल में ही पढ़ाई करी मैंने। हाँ, और मैं पार्सली ब्लाइंड हूँ सर। अच्छा। हाँ, मतलब लो विजन ब्लाइंड। आपको थोड़ा दिखाई देता है? हाँ सर, थोड़ा दिखाई देता है। जी जी जी। तो मैं मतलब बहुत कठिनाइयां है सर पढ़ाई करने के, क्योंकि सामान्य लोगों के साथ में पढ़ाई करना मतलब एक चुनौती भरा रहा ये दौर। क्योंकि मैं ब्लाइंड थी सर और बाकी सब नॉर्मल बच्चे थे, मतलब सामान्य बच्चे थे। तो इनमें क्या है, सामान्य बच्चे क्या है आगे, मतलब मुझे आगे नहीं बिठालते थे, पीछे बिठालते थे।
जी बच्चे। तो सर लोग, मेरा स्टाफ अच्छा रहा सर कि मुझे मतलब गाइडेंस बहुत अच्छा करते थे। हाँ, तो उनके माध्यम से मैंने मतलब 12वीं का 10वीं तक के अच्छे मतलब एजुकेशन अच्छे किए। और राइटर के लिए भी चुनौती आई सर, जैसे 10वीं मतलब 8वीं से लेके 10वीं तक के। जी। तो बोलते थे कि राइटर के भरोसे पास होते हैं, लेखन कार्य नहीं कर सकते ब्लाइंड लोग, ऐसे बहुत सी चुनौतियां आई। तो मुझे एक एहसास हुआ कि मैं कुछ कर नहीं सकती, दूसरों के भरोसे रह रही हूँ मैं। जी। तो फिर मेरे सर 12वीं कक्षा में मुझे एक सर मिले थे। जी। एक नाम था उनका लांडगे सर करके। उन्होंने मतलब मेरा गाइडेंस अच्छे से किया और बेटा बोले जी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप राइटर के भरोसे पास हो सकते, पढ़ाई आप अच्छी करो बस। और क्या है, लोग स्टूडेंट्स लाइफ में बच्चे बहुत चिढ़ाते थे सर हमें कि मतलब ये ब्लाइंड है, इसको दिखता नहीं, और कोई भी हमारे साथ में नहीं रहता था सर। जी हाँ, ऐसे तो वो क्या है, अकेलेपन महसूस होता था, अकेले कहीं जाना आना है, मतलब स्कूल, घर से स्कूल, स्कूल से घर जाना आना है, तो बहुत दिक्कतें आती थी। जी हाँ सर, बस मेरा अनुभव यही है सर कि जितना सामान्य स्कूल में ही पढ़ी और चुनौतियों का सामना किया। तो ज्ञानेश्वरी जी, महाराष्ट्र में कहाँ के हैं आप? महाराष्ट्र में गोंदिया जिला तहसील आमगांव से हूँ मैं। यहाँ महेंद्र जी के साथ कितने साल हो गए आपको? आपके विवाह को, आपकी शादी को कितने साल हो गए? सर हमारे विवाह को 5 साल हो गए हैं। जी 5 साल हो गए हैं। 5/4/2017 में हमारी शादी हुई सर। जी जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो महेंद्र जी, यस सर, सीधा मैं विषय पर आता हूँ कि ज्ञानेश्वरी जी से मिलने का सिलसिला कैसे हुआ आपका? एक्चुअली क्या था कि हम लोग थोड़े समाज सेवी, तो कहीं संगठनों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि हमारी नौकरी 2007 में लग ही चुकी थी जी, तो और ये हमारा सबसे बड़ा मेरा व्यक्तिगत ये था कि जब तक नौकरी ना लगे तब तक किसी लड़की से शादी ना किया जाए। बहुत खूब। तो पहले हमारा सपना हुआ कि भाई नौकरी लगना चाहिए जी। फिर हमने 2014 में एक किचन, एक कमरे का मकान लिया कि भाई शादी करेंगे तो शादी के बाद घर वाली अपने ही मकान में आना चाहिए। सही है। तो उस स्थिति में फिर हमने अपना मकान खरीदा जी। तो मकान खरीदने के बाद फिर हमारी इच्छा जाहिर हुई कि भाई अब शादी किया जाए जी। तो हमने कुछ साथियों से बात करी जी कि भाई अब कोई थोड़ी ठीक ठाक लड़की हो तो दिखाइएगा जी। तो हमने काफी प्रयास किए और प्रयास चल ही रहे थे इधर उधर जी। तो हम लोग गोंदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर महाराष्ट्र में गए जी, और एक प्रोग्राम के दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई जी। और मुलाकात जो है, पहली मुलाकात, दूसरी में, तीसरी में तो हम लोग शादी करके घर पे आ गए। अच्छा, तो वहाँ कोई परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम था या ऐसे ही कोई और कार्यक्रम था? नहीं, परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम भी रहा था और भी कुछ कार्यक्रम थे विकलांगों के। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब उसके साथ ये था कि भाई एक दूसरे से मिलना जुलना भी होगा, बातचीत भी होगी जी, और रोजगार, तो रोजगार के लिए चर्चाएं भी करेंगे। समस्त विकलांग थे उसमें, दृष्टिवादी, दस्तीवादी, उन्मुखबरी आदि लोग रहे उसमें जी। तो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब भी, डीएम साहब वहाँ आए, वहाँ के अग्रवाल साहब कोई विधायक थे वो भी आए थे जी। तो सभी से मेरी चर्चा हुई, तो उनको सबको मेरा नेचर बहुत अच्छा लगा जी। और उन्होंने कहा कि देखिए, मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति आया है और वो महाराष्ट्र में आके अपनी कितनी अच्छी स्पीच दे के जा रहा है जी। तो आप लोग इन पे, तो फिर वहां पर मुझे मेरे जो मित्र थे दिनेश पटले जी, उन्होंने इनकी और मेरी मुलाकात करवाई। अच्छा। आप यदि शादी के लायक यदि बात करना चाहते थे तो आप देख लो, एक लड़की है, आप इनसे मिल लीजिए जी। तो माता जी, हमारी जो इनकी मम्मी है वो और ये दोनों आए हुए थे वहां पर। तो हम लोग बैठे, चर्चाएं हुई। तो फिर इनकी माता जी ने कहा कि बेटा आप घर पे आइए, ये हमारा एड्रेस, पता, इनका फोन नंबर वगैरह दिया जी। फिर हम दूसरी बार इनके घर पे मिले जाकर बैठ के जी। तो वहां पर क्या है कि माता जी तो हमारी पक्ष में ही थी, रहे हैं, और इनके 3 भाई हैं जी। ये बड़ी है सबसे जी। तो भाई वगैरह जो इनसे छोटा वाले भाई, उनसे चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दीदी को जो पसंद है, दीदी की खुशी में हमारी खुशी है जी। फिर माता जी
का भी ये था कि भाई ठीक है, मेरी बेटी एक शिक्षक के घर में जा रही है और वो भी ब्लाइंड है जी, तो मेरी बेटी को कुछ दिख रहा है तो हो सकता है कि मेरी बेटी इनकी मदद करेगा तो ये हो सकता है और आगे बढ़े जी। तो मम्मी का जो था नेचर बहुत अच्छा लगा जी। और इनके कुछ रिलेशन वाले थे, उनको लगा कि ब्लाइंड व्यक्ति से शादी होगी, इसको दिखता नहीं है, कल लड़की को भी कम दिखता है जी। और जिंदगी भर शायद इसका हाथ पकड़ के ही इससे घूमना पड़ेगा जी। कुछ लोगों की सोच रही थी वैसी जी। लेकिन माताजी हमारी दृढ़ संकल्प थी कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी इसी घर में जाके खुश रहेगी जी। और आज माताजी भी ये कहती है, दुनिया को दिखा चुकी है कि मेरी बेटी कितनी खुश है वहाँ पर। जी 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 जी। और फिर हमारे परिवार को भी अच्छा लगा जी। जब हम इनसे पहली बार मिल के आए थे तो मेरे चाचा जी स्वर्गीय है, क्योंकि अभी कोरोना काल में चाचा जी मेरे एक्सपायर हो गए हैं पिछली बार जी। वो ऑडिट विभाग में रहा करते थे तो उज्जैन में जी। ओम प्रकाश पाठक जी जी। तो मैंने उनसे चर्चा की कि चाचा एक लड़की मैं देख के आया हूँ और ऐसी लड़की है जी। तो आप बताइए कि क्या करना है। तो बोले बेटा तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है जी। और उम्र हो रही है, अब शादी कर लेना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो चाचा जी से बात हुई, फिर हमने कहा कि पापा जी वगैरह आप इनसे बात कर लीजिए। तो चाचा जी ने सबसे बात किया जी। और फिर उन्होंने हरी झंडी दे दी हमें, आप मिल लीजिए। फिर हमने इनको फोन किया कि हम मिलने आ रहे हैं। तो मिलने गए, सारी बात हो गई वहां बैठ के और शादी की तारीख वहीं से तय हो गई हमारी। तो माता भगवती के श्री चरणों में हम लोग गए, नमन किया और वहां पर हम लोगों को आशीर्वाद मिला। वहां पर वो मंदिर पे फिर वहां हमारी शादी वगैरह हो गई जी। मतलब हुई शादी घर से ही हमारी दोनों की। जी 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 जी। लेकिन वहां क्या था कि कई जोड़े बने हुए थे जिसमें ब्लाइंड हम दोनों ही थे। अच्छा, गुड। हाँ, और वहां की शादी बहुत अच्छी रही। तो सारे लोग आज भी वहां के मंदिर के जो लोग जिन्होंने वो पूरा प्रोग्राम किया था शादी का, वो लोग कहते हैं कि जितने जोड़े बने थे उसमें से ये जोड़ा बहुत सबसे खुश है आज भी। अच्छा। हाँ, क्या तो बात है। जब भी हम मंदिर पे जाते हैं दर्शन करने, मैं ससुराल जाता हूँ तो जब भी समय मिलता है हम लोग निश्चित जाते रहते हैं कि भाई गाड़ी करके वहाँ मंदिर तक पहुँचते हैं हम लोग जी। तो वहाँ मांडवबाई करके मंदिर है वो। अच्छा। तो मांडवबाई के मंदिर से हमारी शादी हुई थी। अच्छा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने अच्छे से होगी। अरे वाह, क्या बात है। तो महेंद्र जी एक बात बताइए, जिस कार्यक्रम में आप गए थे गोंदिया में जी, क्या यही मतलब सोच करके गए थे कि यार एक प्रयास विवाह का भी कर लूं, या बस आप तो वैसे ही गए थे कि चलो भाई थोड़ी जागरूकता फैलाएंगे और आ जाएंगे? नहीं, वैसे मेरा क्या था कि हर जगह में, जैसे बिलासपुर है और राजनांदगांव है, भिलाई है, नागपुर है, दिल्ली है, इधर मैं जाता रहता हूँ कार्यक्रमों में। तो वहां पर भी मैं एक वैसे ही गया था, मतलब कि हो जाएगी या कोई मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कार्यक्रम में तो जाना ही है अपने को। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी तलाश तो जारी थी, मतलब तलाश जारी थी। तो वो कहे ना कि सबसे बड़ा नसीब होते हैं कि जिसको जहाँ मिलना वहीं मिलेगा। जी हाँ। तो इनकी हमारी मुलाकात काफी वहां हो गई और आज हम दोनों साथ में हैं। बहुत अच्छे। और आपने बताया आपकी जॉब लगी 2007 में। जी। विवाह हुआ 2017 में। जी। तो 10 साल परिवार ने क्या किया भाई साहब? परिवार, देखिए पहली बात तो ये कि समाज के अंदर ये एक भावना रहती कि ब्लाइंड व्यक्ति है और हम अपनी लड़की यदि ब्लाइंड को देते हैं जी तो ये संभव नहीं है। अच्छा, ये मतलब, हाँ, आपको समझ में आ गया था? आ गया था जी। और हमने काफी प्रयास किए, चाचा जी ने भी किए, हमारे पापा जी ने भी किए और भी कुछ लोग थे, मामा मौसी, इन लोगों ने प्रयास किए कि भाई लड़के नौकरी कर रहा है और अच्छा लड़का है, इंदौर में रह रहा है जी। और जो भी लड़की रहेगी इसके साथ वो खुश रहेगी जी। लेकिन समाज को ये सब चीजें नहीं आती है। समाज को ये दिखता है कि लड़का काफी कमा रहा है, लड़का सुंदर है, वही लड़का जब शराब पी के, क्योंकि आज की डेट में ये देखा है कि एक शराबी को लड़की दे देगा लेकिन विकलांग व्यक्ति को नहीं देगा। वो विकलांग कितना भी खुश रखे उसे, लेकिन विकलांग को नहीं दिया जाएगा जी। तो ये हमने देखा समाज के कई लोगों को, जहां मेरी चर्चाएं भी होती थी तो वो लोग कहते थे कि नहीं, हम अपनी लड़की को किसी ऐसे मजदूर को दे देंगे लेकिन एक
ब्लाइंड व्यक्ति को नहीं देंगे, यानी गांव की भाषा में वो अंधे बोलते थे। एक अंधे व्यक्ति को नहीं देंगे हम जी, क्योंकि ये तो अंधा है, इसको दिखता ही नहीं। जब ये अपना चेहरा कांच में नहीं देख पाता है तो ये लड़की को क्या देखेगा जी। तो ये भी चीजें होती है जी, कई चीजों का सामना करना पड़ा जी। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जो ईश्वर करता है वो सब अच्छा करता है जी। तो आज हम दोनों की जो जोड़ी है वो बड़ी खुश है, और आज समाज को दिखा भी रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग कहीं यात्राएं भी, मैं क्योंकि शादी से पहले मेरी काफी यात्राएं भी चलती थी, धार्मिक यात्राएं हम लोग लेके जाते थे लोगों को, और 100-150 लोग हमारे साथ हुआ करते थे। कुछ 50% विकलांग साथी रहते थे, 50% सामान्य व्यक्ति होते हैं। तो उनका पूरा नेतृत्व मैं और एक मेरे मित्र थे स्वर्गीय शालिग्राम जी, हम लोग ही करते थे। और जब से वो एक्सपायर हुआ, फिर उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया, तो हमारा जाना आना काफी वो हो गया। और अमरनाथ जी की यात्रा भी हम लोग 15 लोग साथ में गए हुए थे। तो मुझे लगता है कि शायद यूं ब्लाइंड कभी अकेला किसी के साथ में गया हूँ, बात अलग है, लेकिन 15 ब्लाइंड हम पहली बार गए थे एक साथ। अच्छा, हाँ, तो वो यात्रा हमारी काफी सफल रही। बहुत अच्छे, हाँ, क्योंकि वो तो अमरनाथ जी की यात्रा तो काफी कठिन यात्रा मानी जाती है। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी हमें काफी सहयोग मिला और काफी अच्छे से हमारे दर्शन वगैरह हुए। तो वहाँ डॉक्टर GD सिंगल साहब, हमारे माखन बेलगोटिया जी, और हम लोग सभी मिलकर गए थे पूरे लोग। विनोद गढ़वाल जी भी रहे हमारे साथ। हाँ, विनोद भाई तो हमारे मित्र हैं। हाँ, वो भी हमारे साथ में रहे मीटिंग वहाँ पे। अच्छा जी, किया था। गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो महेंद्र जी सर, मतलब परिवार के साथ कभी बैठ करके बातचीत हुई कि भाई अब यहाँ समाज में तो ये स्थितियां हैं, समाज तो कोई आगे आ नहीं रहा है, और तुम्हारी उम्र भी हो रही है, क्या करें तुम्हारे विवाह के लिए? तो आपने कोई अपनी इच्छा जताई हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? क्या होता है कि देखिए, गांव में अपन माता पिता से डायरेक्ट तो नहीं बोल पाते थे जी, लेकिन चाचा वगैरह जो हमारे समकक्ष कुछ दोस्त लोग थे, उनके माध्यम से बातें होती रही थी। तो अब वो कि पिताजी और माताजी की एक भावना रहती कि मैं यदि बेटे को डायरेक्ट बोलूं कि बेटा तुम ब्लाइंड हो, इस कारण लड़कियां हाँ नहीं कर रही है, या उनके पिताजी हाँ नहीं कर रहे हैं जी, तो उनको लगता है कि बेटे के दिमाग पर कुछ असर हो सकता है या कोई ठेस पहुंच जाएगी, तो ये मन में ले लेगा उस चीज को जी। तो लोग इसलिए भी नहीं, उनने कहा बेटा प्रयास चल रहे हैं, और जहाँ भी कहीं सफलता मिलेगी देख रहे हैं, और आप लोग भी देखो, आप दोस्त हैं, आप इनके बाल सखा हैं, साथी हैं, तो आप भी इनके लिए प्रयास करें जी। तो ये सब अलग अलग तर्क आते थे, लेकिन ये सब सफलता समाज की नहीं मिल पाई। तो फिर हम दोनों ने यही सारी चीजें अपने ऊपर ली कि भाई चाचा जी का अनुमति लेके हम लोग घूमते रहे, और प्रोग्राम में जाने के बाद कहीं बातचीत होती रही, तो सफलता जहाँ मिलना थी वहाँ मिली। मैं तो इसे यही मानूं। बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और हमारे इस हमराही कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले श्रीमान महेंद्र पाठक सर और उनकी श्रीमती जी ज्ञानेश्वरी पाठक मैम। आप सुन रहे हैं, अभी तक उनके शिक्षा के बारे में सुना, उनकी दिव्यांगता के बारे में सुना, और कैसे महेंद्र जी का ज्ञानेश्वरी जी से मिलन ना हुआ, ये भी आप सबने सुना। आगे हम बातचीत का सिलसिला ज्ञानेश्वरी जी से जारी रखेंगे, और आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो ज्ञानेश्वरी जी सर, आपको भी आंखों की वजह से ही दिक्कतें आ रही थी विवाह में? हाँ सर, मुझे भी मतलब आंखों की वजह से ही दिक्कतें आ रही थी। मतलब जैसे हमारे परिवार में, समाज में से बोल रहे थे कि मतलब इनको दिखता नहीं है लड़की को, तो इनकी शादी कैसे होंगी, मतलब कैसा लड़का मिलेगा, क्योंकि हमारे इधर इतना विकास नहीं था सर कि हाँ, कि मतलब स्कूल में पढ़ाई भी नहीं जारी थी ज्यादा, मतलब विकास नहीं था। तो वो सोच रहे थे कि इसकी जिंदगी कैसे होंगी, क्या होंगी, एक समाज में ऐसी भावनाएं बन गई थी जी। हाँ, लेकिन मेरी सोच ऐसी थी कि देखो, ईश्वर ने हमको बनाया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे लिए कहीं जोड़ा भेजा ही होगा, हमारे लिए मतलब हमारे साथी कहीं ना कहीं भेजे होंगे जी। हाँ, तो उनको बस इतना है कि दिया देख के ही ढूंढना पड़ता है जी जी जी, मतलब एक कहावत है। तो वैसे ही हुआ, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे शादी के बारे में, मतलब मन में ऐसा नहीं था कि शादी हो ही जाएंगे करके, बट वो हम
और सर ने बता ही दिया कि हम प्रोग्राम में मिले थे करके जी, परिचय सम्मेलन में जी। उसी के माध्यम से हमारी शादी हो गई है और बहुत अच्छे से हुई है। काफी मतलब परिवार ने भी विरोध किया हमारा कि इनको इतने दूर है और बड़े है तो सिटी में हम तो जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, ये मतलब बहुत से प्रॉब्लम आई वैसी जी। बट मेरे मम्मी का, मेरे भाई लोगों का और मेरा दृढ़ निश्चय था कि जो भी हो जाए हम मतलब आगे चल के संघर्ष करेंगे। अभी तक के संघर्ष करते आए तो आगे चल के भी करेंगे जी हाँ। हाँ, तो फिर हमने फिर निश्चय किया कि चलो शादी कर लेते हैं करके। तो फिर हमने सर अब बहुत अच्छे से घर से शादी की है हमने। इनकी भी मम्मी पापा की रजामंदी थी और हमारी भी मम्मी पापा की रजामंदी थी। तो बहुत कुशल और अच्छे से विवाह हुआ, जैसे सामान्य लोगों का होता है वैसे ही विवाह हुआ खुशी से जी। और अच्छा हुआ, ऐसा था सर। तो ज्ञानेश्वरी जी, शादी के बाद से अभी तक कैसा चल रहा है आपका जीवन? सर अभी तक के तो बताओ, हम तो बहुत अच्छे से ही चल रहा है। मतलब अभी आपको एक अच्छी सी बात बताओ कि अभी तक के हमारे दोनों के बीच में ऐसा कुछ मतलब लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, मिस अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं हुई अभी तक के। कभी मन में नहीं आता कि भाई सारा काम का बोझ मुझ पर है, बाहर का सामान भी लाना, घर का काम भी करना, ऐसा कभी लगता है? नहीं सर, क्योंकि हम जब शादी करके आए तो बाहर का काम ये संभालते हैं, घर का काम हम संभालते हैं, तो इस वजह से कोई दिक्कतें नहीं आती। हाँ, अरे आपने तो सर जी, हाँ जी बताइए सर। जैसे देखो, हम एक दूसरे के मन को समझेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपन बोलेंगे कि नहीं ये काम इनको ही करना है, मुझे नहीं करना है, तो इससे क्या होता है, मन मुटाव आ जाता है एक दूसरे के प्रति। तो इसलिए मेरी भावना यही थी कि हम दोनों ऐसी जिंदगी जिए कि आगे चल कोई ऐसी जिंदगी ना जिए। ऐसी जिंदगी हम दोनों जीना चाहते हैं सर, कि मतलब जो हर पल खुशी से जीना चाहते, चाहे दुख भी आए चाहे खुशी आए, कैसा भी जिंदगी में संघर्ष आए, लेकिन हम हर पल खुशी से जीना चाहते हैं। ज्ञानेश्वरी जी, आपकी जो भी कभी कभी आपकी कुछ इच्छाएं भी रहती होंगी, आप उनको सर के सामने भी रखते होंगे, सर से कुछ डिमांड भी करते होंगे, तो तुरंत पूरी हो जाती है या थोड़ा समय लगता है? सर देखो, अब ये तो संभव नहीं था कि सभी अपन इच्छाएं पूरी हो जाए करके जी, ऐसा ये नहीं है। लेकिन हाँ, समय लगता है उस चीज को कि कोई भी इच्छा मतलब पूरी करने के लिए। लेकिन हाँ, करते हैं जितना संभव होता है वो करते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करते करके। अच्छा, यानी वो पूरी हो ही जाती है, टाइम आने पर वो पूरी हो जाती है। हाँ जी सर, बहुत खुश रखते हैं हमारे हस्बैंड। हाँ, मतलब कोई चीज की तकलीफ नहीं आने देते। और मेरे ससुराल में भी मेरे को बेटी समझ के पाला है सर। मतलब जब से मैं शादी होके आई हूँ ना, तब से मुझे बहू का प्यार नहीं, एक बेटी का प्यार मिला है। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या बात है। हाँ, जाना होता है कभी आपका सास ससुर के पास, गांव जाना होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल। उनका जाना आना, हमारा भी जाना आना होता है सर। हम भी जाते हैं और उन लोग भी आते हैं। सभी परिवार में सबका मन जीत ली सर मैंने। क्या बात है, बहुत खूब। तो महेंद्र जी, अब और भी लोगों के विवाह वगैरह के लिए भी काम करते होंगे आप लोग? जी सर। क्या कठिनाइयां देखते हैं आप आजकल? आपको क्या दिक्कतें महसूस होती है? आजकल क्या होता है कि सर, लड़के लड़कियों में एक तो ये है कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। पहले जब अपन उनको मिलाते हैं तो उन्हें लगता है कि ना मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कहीं इस तरीके की मतलब नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। तो प्रॉब्लमें तो होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा कहीं शादियां करा दी गई है, कहीं जोड़े बने हैं। अच्छा। और आज वो भी खुशी से रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे रह रहे हैं वो। आपने शुरू में एक बात कही थी कि जागरूकता का अभाव रहता है। आज क्या देखते हैं, आपको जागरूकता बढ़ी है लोगों में या अभी भी स्थितियां वही हैं? नहीं, सामान्य व्यक्ति तो आज भी उसी दृष्टिकोण से देखता है ब्लाइंड लोगों को, लेकिन कुछ जो गरीब वर्ग होता है वो ये सोचता है कि मेरी बेटी यदि इसके यहाँ जाएगी तो शायद बहुत खुश रहेगी। वो कुछ लोग हैं कि जो सोच लेते हैं। मतलब आज भी स्थिति तो वहां की वहीं रही है मेरे अपने सोच के अनुसार, क्योंकि हमने ये देखा है कि मैंने 3-4 लोगों की बात कही कि
अभी कि भाई ये ब्लाइंड है, बैंक में नौकरी है इनकी, रेलवे में नौकरी है, शिक्षक हैं, और आपकी बेटी वहां जाएगी, आपने बड़ी बेटी की शादी वहां कर दी, तो वो व्यक्ति देखो उसको ठीक नहीं रख रहा है, और यहाँ रहेगा तो शायद ये बहुत खुश रहेगी। कई बार लड़कियों का मन होता है कि ठीक है हम खुश रहेंगे भाई, हम कर लेते हैं, तो पापा मम्मी तैयार नहीं होते हैं। तो स्थिति कई बार होती है इस तरीके की हमारे साथ। तो हम लड़कियों से भी अलग बात करते हैं कि बेटा तुम खुश रहोगी, देखो आज हम लोग खुश है दोनों, आप देख रही हो कि आंटी जी को दिख रहा है, तो कहते हैं कि हाँ सर ठीक है, लेकिन मम्मी पापा तैयार नहीं हो रहे हैं। तो कई बार इतनी परिस्थिति हो जाती है। अच्छा, कहीं समझदार लोग होते हैं तो वो कर भी देते हैं कि भाई ठीक है, दिखता तो नहीं है इनको तो क्या दिक्कत है, बाकी तो सारे काम ये करते ही है, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आज अच्छा पढ़े लिखे BA MA किए हुए लोग व्यक्ति रोड पे मजदूरियां कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लाइंड होके भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना घर लेके बैठे हैं, परिवार को लेके बैठे हैं, तो मतलब अच्छा है, तो हमारी लड़की भी यहाँ ठीक रहेगी। कुछ लोगों की सोच होती है ऐसी। कुल मिलाकर के आप भी ये मानते हैं कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। अगर जी बताएं। यदि वो व्यक्ति नौकरी नहीं करता है या उसके पास साइड बिजनेस नहीं है, तो ये समझ लो कि उस ब्लाइंड की जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। तो दिक्कतें तो होती है आज भी समाज के अंदर होती है। हाँ। अब आपके परिवार में आपके विवाह के बाद क्या बातें करते हैं लोग कि भाई चलो तुमने अच्छा निर्णय ले लिया समय पर? हाँ, अब तो सब ठीक कह रहे हैं। अब तो सब यही कहते हैं। हाँ, अभी हम जब भी ससुराल जाते हैं वहां पे भी जो व्यक्ति विरोध कर रहे थे आज वही व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, जमाई और बेटी बहुत खुश है और बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पहली बार इनको, अभी पिछली बार लॉकडाउन में 6 माह लगभग ये वहां रह गई थी, तो ट्रेनें बसें सब बंद हो गई क्योंकि महाराष्ट्र की और MP की सीमा सील थी, हम लोग जा नहीं पाते थे। ये ना तो ये इधर आ पा रही थी ना हम उधर जा पा रहे थे जी। तो अब क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में छात्रावास में पढ़ाई की, कभी गैस चूल्हा नहीं जलाया था। अब कंडीशन हमारे साथ ये हो गई कि भाई अब खाना पीना कैसे हो, तो हमने कुछ दिन तो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ खा के चलाते रहे। लेकिन क्योंकि इंदौर शहर में पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था कि कहीं जा नहीं सकते जी, तो फिर हमने इनको फोन पे पूछा कि भाई कैसे क्या किया जाए। तो इन्होंने बताया कि इतनी कटोरी में दाल ले लो, इतने चावल ले लो, तो इससे खिचड़ी बन जाएगी। तो लॉकडाउन ने आपको खिचड़ी बनाना सिखा दिया? मतलब लॉकडाउन ने खिचड़ी बनाना सिखाया, चाय बनाना सिखाया। तो चलिए, दलिया बनाया, एक रोज दलिया बनाया। अच्छा। हाँ, नई नई चीजें, क्योंकि रोटी बेल नहीं पाते। तो तब तो आपको भी लगा होगा यार कि ब्लाइंड व्यक्ति भी अगर चाहे तो ये कुकिंग ये सब सीख तो सकता है, मतलब आसानी से सीख सकता है यदि बस वो प्रयास कर ले कि मुझे ये करना है। दिल में एक जगह बना ले तो निश्चित है कि वो हो सकता है। अच्छा। लेकिन मेरी HM है श्रीमती अनीता बलछोड़ा मैडम जी, उन्होंने मेरे को काफी हिम्मत दी उस दौरान। और एक अनीता ठाकुर है, मतलब हमारे जो स्टाफ है, उन्होंने मुझे फोन पर काफी हिम्मत दी कि सर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए ताकि हम लोग कैसे न कैसे कुछ अरेंज कर दें आपके लिए। तो फिर मैं एक शर्म के कारण, मतलब मन में लगता था कि भाई कोरोना काल चल रहा है, अपने कारण कोई किसी का नुकसान हो जाए या कोई और बात हो जाए जी, तो मन में लगता था। तो मैं उन्हें कहता था नहीं मैडम मेरा सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, मेरे ऑटो वाले खाना दे के जा रहे हैं मैडम, वो हो रहा है। जबकि अच्छा, स्थिति ये थी ये मुझे वहां से गाइड कर रहे थे। पता चल रहा है कि फोन पे सीख रहे हैं सारा। तो ये चीजें कि फोन एक अच्छी चीज भी है, इसे समझे तो जी। क्योंकि फोन जो माध्यम है आज टेक्नोलॉजी का, ये काफी हद तक अच्छा भी है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। ये है। तो इससे मुझे काफी, फिर मैं गाड़ी 15 अगस्त के रोज गाड़ी करी मैंने, 14 तारीख को नाइट में यहाँ से निकला जी, और 15 तारीख को वहाँ पहुंच के 1 घंटे रुक के इनको लिया और लेके वापस आया। तो लोगों को लगा कि देखिए नहीं दिखते हुए भी वो गाड़ी लेके उसके लिए यहाँ लेने के लिए आ गए। तो काफी लोगों ने वहाँ देखा मुझे, तो तब उन लोगों को लगा कि देखो दीदी को लेने आ गए सर बोले। मतलब बहुत अच्छा लगा उस समय उन लोगों को। फिर बाद में सब फोन कर करके पूछने लगे, काफी चीज वो रही। तो यहाँ अभी इंदौर में आप दोनों ही रहते हैं और भी कोई है अभी फैमिली में आपके? यहाँ पर हम दोनों रहते हैं। मेरा एक भांजा है जो
संस्कृत कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और बाकी पंडिताई का जो काम होता है उनका वो करते हैं। लेकिन हाँ, हमारा दोनों का काम हम सेल्फ डिपेंड अपना ही करते हैं। हाँ, तो भांजा कभी यहाँ रहता है, कभी उनके गांव चले जाता है, जैसा भी उनको उचित लगता है। जी 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 जी, जी। तो यहाँ तो हम दोनों ही रह रहे हैं। अच्छा, अभी सब ठीक चल रहा है? जॉब भी आप कर रहे हैं आसानी से? हाँ, अभी सब ठीक चल रहा है, क्योंकि अब दोबारा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं जी। तो दोबारा वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। हाँ, अभी 50% हमारे यहाँ कर दिया गया है और परिस्थिति वही चल रही है कि बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो सावधानी की भी जरूरी है इसमें रखना। तो स्टाफ का हमारा सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर मुझे स्टाफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्टाफ मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पर। और जब भी कुछ ऐसा रहता है तो वो पहले ही कह देते हैं कि सर आप अपने उसमें बच्चों को छुट्टी कर दो या दूरी बना के, या जितने क्लास के बच्चे हैं 50% ही बुलाओ, या ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो वो आप देख लो, तो जूम पर पढ़ा देते हैं या कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करते रहते हैं। और अभी तो ऑफलाइन ही चल रही है हमारे यहाँ क्लास है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ज्ञानेश्वरी जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके पड़ोसी भी होंगे? हाँ जी सर। तो पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार है, उनका रवैया कैसा रहता है आमतौर पर एक ब्लाइंड की फैमिली के साथ में? सर बहुत मतलब बहुत अच्छा तो नहीं रहता वही, क्योंकि कई लोग फायदा उठाने की भी कोशिश करते होंगे। जी सर, वो तो करते हैं, लेकिन जैसे हमारे घर के आसपास पड़ोसी थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब सपोर्टिव थे, वो सपोर्ट करते थे हमें जी। हाँ, उन्होंने ही मतलब जैसे ये देखने आए थे ना मुझे, तो जैसे हमारे पड़ोस में जिनके यहाँ हम रहते हैं मतलब किराए से, तो जो मकान मालिक थे नरेश मेयर करके, तो उनकी मिसेस थी सुनीता मेहर, तो उन्होंने मतलब इनको पहले ही नजर में पसंद कर लिया था कि नहीं ये जवाई अच्छे रहेंगे, लड़का अच्छा रहेगा इस लड़की के लिए। बाकी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था कि कैसे लड़के को दे दिए। मैं यहाँ की पूछ रहा हूँ, जहाँ इंदौर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ के बारे में। जी सर, यहाँ तो इंदौर में तो सब ठीक ही अच्छे है सर। अच्छा, सब ठीक ही है? हाँ, सपोर्टिव है, यहाँ हर कोई मदद करता है। तो सर को मराठी सिखाई कि नहीं आपने? सिखाई सर, लेकिन इनको आती नहीं है, समझती है वैसे। हाँ, बोल नहीं पाते। अच्छा, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन चलो कुकिंग तो सिखा दी आपने कम से कम। जी सर, वो तो संभालना, वो एक वो मुश्किल घड़ी आई थी, इसलिए वो सिखाना हुआ। इतना हमारे बीच में 6 महीने का गैप रहा वो कोरोना काल में, मतलब बाकी इतना टेंशन था कि कैसे कर पाएंगे, कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं निकालते थे। हर चीज उनको बेड के पास चाहिए था, हर चीज हाथों हाथ चाहिए था, लेकिन कोरोना काल की वजह से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। तो सर अभी भी मैं मतलब कभी मुश्किल में रहती हूँ या कोई परेशानी होती है तो ये कर लेते हैं, कोई वैसी दिक्कत नहीं आती। और हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं, कोई भी पूछते हैं आपको कोई तकलीफ हो तो बताना, हम मदद कर देंगे करके ऐसे। तो आपने तो कुकिंग सिखा दी, लेकिन आपने खुद ने भी कुछ सीखा कि नहीं सर से? सर से मतलब क्या है, मैं एक समाज फील्ड में रहती हूँ तो ब्लाइंड के बारे में बहुत कुछ बताया सर, क्योंकि पहले मैं कभी ब्लाइंड फील्ड में कभी नहीं गई थी। जब से शादी होके आई तब से मैं ब्लाइंड फील्ड में गई हूँ। मतलब ये संगठन में गई हूँ, नहीं तो पहले नहीं, घर में रहती थी और पढ़ाई जारी थी, और क्राफ्ट टीचर का किया था मैंने कोर्स, तो अभी वो बस घर में वही करती हूँ, क्राफ्ट का काम करती हूँ। अच्छा, आप क्राफ्ट का काम कर लेते हैं? जी सर, क्राफ्ट का काम कर लेती हूँ मैं। क्या क्या करते हैं उसमें? सर इसमें तो क्राफ्ट में तो बहुत कुछ आ जाता है, जैसे डोरमेट है, दर्री है बनाना। ये सब आप खुद बना लेते हैं? जी सर, मैं खुद बना लेती हूँ हाथों से ही। हाँ, और ये जैसे एक कार्डबोर्ड आता है सर, कार्डबोर्ड से जो अपने हर एक डिजाइन के अपन बना सकते, जैसे लेटर बॉक्स है जी,
ऐसे बहुत सी चीजें हैं सर के कार्डबोर्ड से बना सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल से है जी। हाँ, वो चीजें बना सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ अपने घर को सजाने की और रखने की, वैसे क्राफ्ट से। क्या बात है। तो महेंद्र सर। जी सर। काफी अच्छा लगा आप दोनों से बात करना और आप लोगों की पारिवारिक जीवन के बारे में सुन करके भी बड़ा सुखद अनुभव हुआ। जी सर। अब लगभग हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं सर, तो कुछ और आप अपनी बात में कहना चाहेंगे या फिर आप हमारे साथियों के लिए, श्रोताओं के लिए कोई संदेश अगर देना चाहें तो स्वागत है आपका। मैं साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जूनियर यानी बच्चे हैं अभी जी, वो दृष्टिबाधित बच्चे, बहनें छोटी, अच्छे से पढ़ाई करें और खुद सेल्फ डिफेंड बने, उसके बाद ही शादी करें तो ही अच्छा रहेगा। जी। क्या होता है कि बेरोजगारी में शादी होती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं जी। और समय अभी ठीक नहीं है इस वक्त, और क्योंकि समाज के सामने बहुत बड़ा हमें चुनौती का सामना करना पड़ता है जी। तो मैं सभी दृष्टिबाधित भाई बहन से निवेदन करता हूँ कि जब तक उनकी नौकरी नहीं लगे या खुद का रोजगार ना हो तब तक वो शादी ना करे तो ठीक है जी। और अच्छे से अच्छे वो पढ़ाई करें और कुछ दृष्टिहीन समाज में अच्छा नाम कमाएं। जी। मैं सभी विकलांग भाई बहनों से यही कहूंगा, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, अस्थिबाधित हो या अन्य कोई हो जी, तो मैं सभी को यही कहूंगा कि वो अपने पैरों पर कम से कम दोनों में से एक भी खड़ा है तो बराबर वो गाड़ी चल जाएगी अच्छे से जी। एक को रोजगार में होना जरूरी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा। तो उससे घर ठीक चलेगा सर। जी जी जी, बहुत सही कहा आपने, है ना। और ज्ञानेश्वरी जी, आप भी कुछ अपनी बहनों को या श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं तो अपने बहन भाई को कहना चाहूंगी कि मतलब शादी करने से पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए और जब शादी करना हो तो एक लड़का और लड़की एक मतलब एक दोस्त बन के रहे अच्छे से और एक दूसरे को समझे जी। एक दूसरे को समझने के बाद में ऐसा जिंदगी का एक फैसला होता है, वैसा फैसला ले उसके बाद में ही शादी करे उन लोग और अपने पैरों पे खड़े रहे, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। क्या बात है। तो ज्ञानेश्वरी जी, कुछ गाने गुनगुनाने का शौक है आपको कि नहीं? जी सर, मैं धार्मिक के गाने सुनती हूँ वैसे तो। हाँ, मतलब भजन वगैरह मतलब ये सुनती रहती हूँ, गुनगुनाते रहती हूँ। अच्छा, तो आप है इच्छा एक लाइन गाना चाहेंगे? जी सर। जी बताइए, सुनाइए, क्या बात है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और महेंद्र जी भी कुछ गाते हैं कि नहीं आपके लिए, ये बताओ। हमारे लिए गाते हैं ना सर, उनको भी शौक है गाने का। कौन सा गाना गाते हैं? कौन सा गाना गाते हैं आपके लिए? वो तो वही सुना के बताएंगे। चलो महेंद्र जी, आप भी फिर सुना दीजिए आज एक लाइन मैम के लिए। अंधेरे में जो बैठे हैं उन्हें भी जरा देखो ए रोशनी वालों। जी। इसी प्रकार से सर हम लोग तो अब क्या है कि आज कुछ थोड़ा आप सोच रहे होंगे अच्छा भला कार्यक्रम समाप्त हो रहा था, ये कहाँ से गाने की बात आ गई बीच में। तो चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का हमराही कार्यक्रम, जिसमें आपने महेंद्र जी और ज्ञानेश्वरी जी को सुना। इसी प्रकार रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। हमराही कार्यक्रम आपके लिए हमेशा लेकर के हम आते हैं, आते रहेंगे। आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कहाँ भेजनी है प्रतिक्रियाएं? 9414151415 पर, या फिर आप ईमेल करें info@radiomadhuban.in पर। तब तक सुनते रहें रेडियो मधुबन 90.4 FM। और श्रोताओं, आप सबका भी इस कार्यक्रम में हमेशा
हम इंतजार करते हैं। यदि आप दिव्यांग हैं, आपकी कहानी कुछ विशेष है, तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इंतजार रहेगा आपका भी और आपकी प्रतिक्रियाओं का भी। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। धन्यवाद महेंद्र जी और ज्ञानेश्वरी जी का। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी थैंक यू।